नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है कंप्यूटर भाषाओं के बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर की भाषाओं को 3 भागों में बांटकर हमें अपनी पूरी चर्चा को करना है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किन 3 भागों में हम बांटेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले निम्न स्तरीय भाषा या लो लेवल लैंग्वेज, इसे दोस्तों मशीनी भाषा भी कहा जाता है। ध्यान रखें, जो निम्न स्तरीय भाषा होती है उसे मशीनी भाषा भी कहा जाता है। फिर बारी आती है मिडिल लेवल लैंग्वेज की, जिसे हम कहते हैं मध्य स्तरीय भाषा। फिर हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। दोस्तों, इन्हीं पहलू पर हमें इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की भाषाओं से। दोस्तों, कंप्यूटर भाषा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बीच संचार का एक प्रवाह स्थापित करती है। ध्यान रखें, जो कंप्यूटर भाषा होती है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बीच संचार का एक प्रवाह स्थापित करती है। कंप्यूटर भाषा एक कंप्यूटर यूजर को कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक कमांड को पहचानने में मदद करती है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है एक कंप्यूटर भाषा एक कंप्यूटर यूजर को कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए कौन सी कमांड देनी है, कौन सी कमांड आवश्यक है, उसे पहचानने में मदद करती है। आप इस सेंटेंस को 4 टुकड़ों में पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। हमने कौन कौन सी बात करी। कंप्यूटर भाषा क्या करती है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बीच संचार का एक प्रवाह स्थापित करती है। कंप्यूटर भाषा एक कंप्यूटर यूजर को कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक कमांड को पहचानने में मदद करती है। दोस्तों, कंप्यूटर भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा भी कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर भाषा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर के साथ संवाद स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोड है। दोस्तों, कंप्यूटर भाषा क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा या डेवलपर द्वारा, जो भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं उनको हम डेवलपर या प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक, तो कंप्यूटर भाषा या प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, वह भाषा जो कंप्यूटर के साथ संवाद स्थापित कराने में सहायता करती है, वह है कंप्यूटर भाषा। और यह कोडेड फॉर्म में होती है। तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर के संवाद या कंप्यूटर के साथ संवाद स्थापित करने के लिए जो कोड का यूज करते हैं उसे हम कंप्यूटर भाषा कहते हैं। और संवाद कौन स्थापित करता है, कौन सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। दोस्तों, यहां पर सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली बात नहीं है, अलग अलग प्रकार के प्रोग्रामर होते हैं, उनकी बात यहां पर की जा रही है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है, हम कंप्यूटर की भाषाओं को 3 भागों में बांट कर देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कंप्यूटर भाषाओं को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला, निम्न स्तरीय भाषा या लो लेवल लैंग्वेज। दोस्तों, ऐसी भाषा जिसे सीधे समझता है कौन, कंप्यूटर, इसे हम निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। ठीक, यह भाषा यूजर से दूर होती है और हार्डवेयर के पास होती है तथा मशीन पर निर्भर करती है। ध्यान रखना है, निम्न स्तरीय भाषा यूजर से दूर होती है लेकिन कंप्यूटर के पास होती है, हार्डवेयर के पास होती है। आपको एक चीज याद रखना है, जिस भाषा को कंप्यूटर सीधे समझ पाता है उसे कहते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज या निम्न स्तरीय भाषा। आपको कंफ्यूज नहीं होना, यार कंप्यूटर समझ रहा है तो कंप्यूटर तो बड़ा बुद्धिमान है तो लैंग्वेज हाई लेवल होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर को जो भाषा समझ में आती है वह है निम्न स्तरीय भाषा। सीधी सी बात है। प्रश्न कैसे बनेगा, कौन सी भाषा को कंप्यूटर सीधे समझता है, तो लो लेवल लैंग्वेज या निम्न स्तरीय भाषा।
प्रश्न दूसरा कैसे बनेगा, कौन सी भाषा यूजर से दूर है और हार्डवेयर के पास है या कंप्यूटर के पास है, तो क्या आंसर बनेगा, तो भी निम्न स्तरीय भाषा आंसर बनेगा। दोस्तों आम बोलचाल की भाषा में हम निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा कहते हैं, और यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है कि निम्न स्तरीय भाषा के उदाहरण हैं मशीनी भाषा और बाइनरी कोड। दोस्तों बाइनरी कोड 2 डिजिट में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में सारे नंबर्स को बनाया जाता है। इन 2 की ही मदद से कैसे बनाते हैं इसकी चर्चा हमने अपने कंप्यूटर की वीडियो सीरीज में बहुत विस्तार से की है। मैंने आपको एक एक पहलू पर विस्तार से डिस्कशन करवाया है, सारी चीजें आपको बताई हैं किस प्रकार से आप दोस्तों बाइनरी डिजिट को हेक्साडेसिमल में, ऑक्टेन में, इन सब में परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत विस्तार से चर्चा की है, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। तो यदि आप उनको समझना चाहते हैं तो कंप्यूटर की वीडियो सीरीज से आप उन सारी चीज़ों को रेफर कर सकते हैं। उम्मीद है निम्न स्तरीय भाषा के बारे में इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि इसे कंप्यूटर सीधे समझ सकता है, और यह भाषा यूज़र अर्थात हम और आप जैसे व्यक्तियों से दूर होती है, क्योंकि हमें सीधे वो समझ नहीं आती। हमें जो समझ आती है उसकी चर्चा हमें आगे करनी है। उच्च स्तरीय भाषा हम उसको कहते हैं। तो निम्न स्तरीय भाषा यूजर से दूर होती है और हार्डवेयर के पास होती है, मशीन पर निर्भर करती है। इसके उदाहरण में यहाँ बताया गया है मशीनी भाषा और बाइनरी कोड को। दोस्तों मशीनी भाषा बाइनरी कोड में ही लिखी जाती है पहली चीज, और मशीनी भाषा को अक्सर निम्न स्तरीय भाषा कहा जाता है, या निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा भी कहा जाता है। ऐसा काफी सारी किताबों में, पुस्तकों में हमें देखने को मिलता है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी और वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है, तो आप हमारे अमूल्य समय की कद्र करते हुए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जो आपकी ही तरह एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं निम्न स्तरीय भाषा के अंतर्गत ही मशीनी भाषा की। दोस्तों जो मशीनी भाषा होती है कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। पहला प्रश्न यहीं से, आधारभूत भाषा किसकी? कंप्यूटर की। कौन सी है? तो मशीनी भाषा है। कंप्यूटर भी तो मशीन है ना दोस्तों, तो मशीनी भाषा कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। यह भाषा केवल 0 और 1 2 अंकों के प्रयोग से निर्मित कोड में लिखी जाती है और इसे हम कहते हैं बाइनरी कोड। ध्यान रखें, मशीनी भाषा बाइनरी कोड में लिखी जाती है। मशीनी भाषा को केवल सीपीयू द्वारा समझा जाता है। सीधा प्रश्न बनेगा बड़ा आसान सा कि सीपीयू किस भाषा को समझता है, तब आप बड़े आसानी से आंसर कर पाएंगे। सीपीयू मशीनी भाषा को समझता है। दोस्तों मशीनी भाषा का उपयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किया गया। यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, मशीनी भाषा का प्रयोग सबसे पहले किस पीढ़ी में किया गया था? तो पहली पीढ़ी में किया गया था। उस टाइम पर दूसरी भाषाओं का विकास नहीं हुआ था, तो मजबूरन मशीनी भाषा का प्रयोग करना पड़ा, जो यूजर के लिए काफी डिफिकल्ट होती थी, डेवलपर प्रोग्रामर के लिए बहुत डिफिकल्ट होती थी। कोडेड फॉर्म में सारी भाषा होती थी। फिर बारी आती है मध्य स्तरीय भाषा की, मिडिल या मीडियम लेवल लैंग्वेज। दोस्तों निम्न स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम या निम्न स्तरीय भाषा में प्रोग्राम लिखने में आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए मध्य स्तरीय भाषा का निर्माण किया गया। दोस्तों आज हम इसको मध्य स्तरीय भाषा कहते हैं, क्योंकि अब उच्च स्तरीय भाषा का विकास हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली बीच में आ गई। पहले तो यही हाई लेवल हुआ करती होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो निम्न स्तरीय भाषा में प्रोग्राम लिखने में काफी डिफिकल्टी आती थी, काफी मुश्किलें आती थी। उन मुश्किलों को दूर करने के लिए मध्य स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, और मध्य स्तरीय भाषा का उदाहरण है असेंबली भाषा। दोस्तों द्वितीय पीढ़ी में इसका प्रयोग किया है ना। चलिए असेंबली भाषा के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखने में आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए ही असेंबली भाषा का निर्माण किया गया। इसमें 0-1 का इस्तेमाल ना करके अक्षर और चिन्हों का प्रयोग किया जाने लगा, जिन्हें सिंबल कहते थे।
इस भाषा में न्यूमेरिक कोड जैसे एडिंग के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए उपयोग किया जाने लगा। दोस्तों पहले इन सब चीज़ों को करने के लिए भी आप 0 1 के हिसाब से लिखते थे। सोचो कितनी डिफिकल्टी होती होगी। कुछ भी आपको करना है, आपके लिए करने के लिए सिर्फ 0 और 1 है, ऑप्शन कम थे, इसी से आपको सब कुछ बनाना होता था। इसलिए जो मशीनी भाषा थी, जो निम्न स्तरीय भाषा थी, बहुत डिफिकल्ट थी। असेंबली भाषा उससे आसान हो गई। हम सिंबल, अक्षर, चिन्हों का प्रयोग करने लगे। ठीक, उच्च स्तरीय भाषा में और सुविधा होने लगी। तो सर अब आप बोलोगे कि सर फिर कंप्यूटर तो निम्न स्तरीय भाषा को ही समझता है, और हम यदि उच्च स्तरीय भाषा में काम करेंगे तो उसके तो पल्ले नहीं पड़ेंगी चीज़ें। तो उसका आंसर ये है, पिछले वीडियोस में हमने चर्चा की है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि हम प्रोग्राम तैयार करेंगे उच्च स्तरीय भाषा में, लेकिन बीच में ट्रांसलेटर लगा देंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर कहते हैं इनको, है ना। इनके बारे में बेसिक डिफरेंस आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो हमने तो लिखा उच्च स्तरीय में, लेकिन कंप्यूटर तक पहुंचेगा मशीनी भाषा में। तो इतनी सुविधा होने लगी, प्रोग्राम तैयार करने में आसानी होने लगी उच्च स्तरीय भाषा के विकास से, कुछ हद तक मध्य स्तरीय भाषा के विकास से भी उस समय के हिसाब से। आज तो उच्च स्तरीय भाषाएं चल रही हैं, इनकी चर्चा भी हमें करनी है, बस आपको बने रहना है। दोस्तों मशीनी भाषा की अपेक्षा इसमें गलतियों को आसानी से ढूंढा जा सकता था। असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेटर की जरूरत होती थी, जिसे असेंबलर कहते थे। अब आपने असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखा, लेकिन जो कंप्यूटर जी हैं उनको तो मशीनी भाषा में ही समझ में आना है, तो आप यहाँ पर असेंबलर का उपयोग करते थे, जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता था, जिससे कंप्यूटर को सुविधा होती थी उसको समझने में, आपको सुविधा होती थी प्रोग्राम को लिखने में, तैयार करने में। दोस्तों असेंबलर का कार्य असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना होता था। ठीक है, अब बारी आती है उच्च स्तरीय भाषा की, हाई लेवल लैंग्वेज की। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर सीधे नहीं समझ पाता उच्च स्तरीय भाषा कहलाती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यार हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रही है तो कंप्यूटर हाई लेवल की चीज़ है, यार कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगी तो किसको समझ में आएगी? ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को समझ में आती है निम्न स्तरीय भाषा, जो इंसान को समझ में आती है वो उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक, यह अर्थात उच्च स्तरीय भाषा यूजर के समीप और हार्डवेयर से दूर होती है। यह मशीन पर निर्भर नहीं करती। ध्यान रखें, हमने चर्चा करी थी मशीनी भाषा, यह निम्न स्तरीय भाषा मशीन पर निर्भर करती थी, लेकिन उच्च स्तरीय भाषा मशीन पर निर्भर नहीं करती, और दोस्तों यूजर के समीप होती है और हार्डवेयर से दूर होती है। इतनी चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। यूजर के समीप मतलब हम और आप जैसे यूजर जो प्रोग्रामर हैं, डेवलपर हैं, उनके समीप होती है। उनको प्रोग्राम तैयार करना उच्च स्तरीय भाषा में आसान होता है, लेकिन कंप्यूटर की समझ से परे होती है, हार्डवेयर से दूर होती है। तो फिर सर इसको कैसे समझता होगा कंप्यूटर? तो दोस्तों इसके लिए हम इंटरप्रेटर और कंपाइलर का उपयोग करते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने असेंबली भाषा में देखा था हम अक्षर चिन्हों का उपयोग करने लगे थे। अब उच्च स्तरीय भाषा में क्या हुआ, हम इसमें संख्या, अंग्रेजी अक्षर और चिन्हों का उपयोग करने लगे। दोस्तों ये भाषा सीखने में आसान और लिखने के लिए कम समय की आवश्यकता होती थी। जो उच्च स्तरीय भाषा है इसको सीखना आसान होता था। कैसा होता था? आसान होता था, और लिखने में कम समय की आवश्यकता होती थी। अब यहाँ पर अल्फाबेट का उपयोग हो रहा है। आपको कुछ भी लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, मान लो ABC, तो आप सीधा ABC लिख दोगे। अब मशीनी भाषा में कहाँ 0 1 के फॉर्मेट में आप पढ़े रहते हैं इन सारी चीज़ों में, ए को अलग से डिफाइन करना, बी को अलग से, सी को अलग से। तो बेस्ट भाषा है जो यूजर के बहुत समीप होती है उच्च स्तरीय भाषा। काफ़ी प्रकार की होती है, इनकी बात हमें करनी है। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अलग अलग उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास किया जा चुका है अलग अलग पीढ़ियों में, उनकी चर्चा भी हम विस्तार से करेंगे। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम समझने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक, इनके उदाहरण है कोबॉल, बेसिक, पास्कल, प्रोलॉग आदि। दोस्तों ये सभी हैं उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण। अब उच्च स्तरीय भाषा भी 3 प्रकार की होती है। तो दोस्तों कौन सी 3 प्रकार की होती है? एक होती है प्रोसीजरल भाषा, दूसरी नॉन प्रोसीजरल भाषा, तीसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा। सबसे पहले चर्चा होनी है प्रोसीजरल भाषा की, क्योंकि सबसे पहले वही लिखी हुई है। तो क्रम को ना बिगाड़ते हुए सबसे पहले
प्रोसीजरल भाषा। दोस्तों इस भाषा में लिखे प्रोग्राम को निर्देशों के एक क्रम में लिखकर उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। ध्यान रखना, पूरी प्रोसेस को सीक्वेंस वाइज फॉलो किया जाता है प्रोसीजरल भाषा में। आप अपनी भाषा में याद करें ताकि लंबे समय तक आप चीज़ों को याद कर पाएं। प्रोसीजरल भाषा में पूरा सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, पूरी प्रोसेस फॉलो की जाती है। प्रोसेस सीक्वेंस में होगी ना, तो बस वही चीज़ है। प्रोसीजरल भाषा में लिखे प्रोग्राम को निर्देशों के एक क्रम में लिखकर एग्जीक्यूट या क्रियान्वित किया जाता है। इसके उदाहरण है फोर्ट्रॉन, कोबॉल, बेसिक, पास्कल और सी। उम्मीद इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है नॉन प्रोसीजरल भाषा की। यह भाषा क्यूरी लैंग्वेज पर आधारित है और चौथी कंप्यूटर पीढ़ी की भाषा कहा जाता है नॉन प्रोसीजरल भाषा को। इसका उदाहरण है SQL, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इसको दोस्तों ध्यान रख लेना, फुल फॉर्म से सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है और मैं 50 बार आपसे कह चुका हूं। यदि आप अब भी नहीं मानते तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटकना होगा। अपने मतलब आपके खुद के पैर पर कुल्हाड़ी पटकना होगा। इसका पछतावा आपको तब तक होगा जब तक अगला प्रीलिम्स नहीं आएगा, और फिर भी नहीं माने तो फिर पछतावा होता रहेगा। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा की। दोस्तों इस भाषा में डेटा और फंक्शन को एक साथ यूज किया जाता है जिसे क्लास कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा में डेटा और फंक्शन को एक साथ यूज किया जाता है जिसे क्लास कहा जाता है। दोस्तों क्लास को ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण है C++, जावा, पाइथन, रूबी, C# आदि। ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भाषा होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसमें डेटा और फंक्शन इनको एक साथ यूज किया जाता है। और एक साथ यूज करने को क्या कहते हैं दोस्तों? क्लास कहते हैं। इतनी चीज आप ध्यान रख लें। क्लास को ऑब्जेक्ट के रूप में हम उपयोग करते थे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा के उदाहरण हैं C++, जावा, पाइथन, रूबी, C# आदि। अब हम बात कर लेते हैं कि किस पीढ़ी में, किस जनरेशन में किस भाषा का उपयोग किया जाता था। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली पीढ़ी से। दोस्तों फर्स्ट जनरेशन या पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा का उपयोग करते थे। दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा आई। हमने सीक्वेंस में पढ़ा था ना, निम्न स्तरीय भाषा जिसे मशीनी भाषा कहते थे, मध्य स्तरीय भाषा जिसमें असेंबली भाषा आई, फिर उच्च स्तरीय भाषा। तो शुरुआत में याद करने में कोई दिक्कत नहीं। पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा, फिर दिक्कतें सामने आई, जब समस्या का सामना करना पड़ा तब विकास हुआ असेंबली भाषा का। तो किस पीढ़ी में हुआ होगा? दूसरी पीढ़ी में हुआ। और फोर्ट्रॉन भी आप याद रखें, असेंबली भाषा और फोर्ट्रॉन दूसरी पीढ़ी की भाषाएं। फिर बारी आती है तीसरी पीढ़ी की। तो तीसरी पीढ़ी की भाषा दोस्तों बेसिक, पास्कल, सी। यहां बेसिक भी आप लिख सकते हैं। चौथी पीढ़ी की भाषा दोस्तों ओरेकल और SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, फुल फॉर्म दोस्तों ध्यान रख लेना। और SQL ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा का उदाहरण है। फिर बारी आती है पांचवी पीढ़ी की। इसमें विजुअल बेसिक, जावा, ये सारी भाषाएं आई। और भी भाषाएं हैं, यहाँ पर आपके लिए इतनी ही भाषाएं उदाहरण के रूप में दी गई हैं। फिर बारी आती है एग्जाम हेल्प की, जिससे आपके एग्जाम में हेल्प हो जाए। तो दोस्तों वेब पेज लिखने के लिए हम HTML भाषा का उपयोग करते हैं और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों 3D वेब पेज बनाने के लिए VRML भाषा का उपयोग होता है, जिसका फुल फॉर्म है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। याद रखें, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज फुल फॉर्म होता है 3D वेब पेज का। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोलॉग और लिस्प का उपयोग करते थे, LISP। इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रख लें। लिस्ट का फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब बारी आती है कुछ उच्च स्तरीय भाषाओं की तथा उनके अनुप्रयोग के क्षेत्रों की। लेकिन यहां पर हम चर्चा कर लेंगे भाषा का नाम, कब विकसित हुई या कब उसको उपयोग में लाना शुरू हुआ, उसके खोजकर्ता को भी देखेंगे, अनुप्रयोग के क्षेत्र भी देखेंगे और विशेष तथ्यों की बात करेंगे यदि उपलब्ध हुए तो।
और इन सब की चर्चा भी हम इसी वीडियो में कर लेंगे। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि सन है, खोजकर्ता के नाम है, अनुप्रयोग तो फिर भी झेल सकता है इंसान, इतने सारे फैक्ट्स एक साथ। सबसे पहले बात करनी है फोर्ट्रॉन की। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ध्यान रखें दोस्तों, फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। वर्ष 1957 में शुरू किया गया होगा इसका उपयोग। उस टाइम पे कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी चल रही थी। पहली पीढ़ी 42 से 55, दूसरी पीढ़ी 56 से 65 66 के आसपास। ठीक। खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? प्रोग्रामर के एक समूह द्वारा खोजा गया था फोर्ट्रॉन को, जिसका नेतृत्व किया था जॉन बेकस। इन्होंने, आप जॉन बेकस का नाम ध्यान रखें, फोर्ट्रॉन भाषा के खोजकर्ता या विकासकर्ता के रूप में। फिर दोस्तों अनुप्रयोग की बात करें तो फोर्ट्रॉन भाषा को गणितीय कार्य और गणनाएं करने के लिए उपयोग किया जाता था। विशेष तथ्य की बात करें तो प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सबसे पहली भाषा थी कौन सी? फोर्ट्रॉन। प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सबसे पहली भाषा थी फोर्ट्रॉन। फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। पहली चीज, वर्ष 1957 में विकास हुआ। खोजकर्ता कौन थे? जॉन बेकस थे। गणितीय कार्य एवं गणनाएं करने के लिए हम इसका उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फोर्ट्रॉन भाषा का। फिर बारी आती है एल्गोल की। इसका फुल फॉर्म है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। कब खोज हुई? 1958 में। अमेरिकी और यूरोपियन कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने सामूहिक रूप से विकसित की थी कौन सी भाषा? एल्गोल। किसने? अमेरिकी और यूरोपियन कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने विकसित किया था एल्गोल भाषा को वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोग करने के लिए। किन कार्यों में? वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोग के लिए इसका उपयोग करते हैं एल्गोल भाषा का। विशेष तथ्य क्या है? तो गणितीय गणना करने में पूर्ण रूप से सक्षम थी कौन सी भाषा? एल्गोल। फुल फॉर्म क्या है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। फुल फॉर्म तो दोस्तों आप जरूर ध्यान रख लें, याद करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आप अनुमान लगाने में सक्षम हो जाएंगे और सीधा आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही हो जाएगा। फिर बारी आती है लिस्प की। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। याद रखें, लिस्प का फुल फॉर्म लिस्ट प्रोसेसिंग। कब? 1958 में एल्गोल के साथ ही दोस्तों जॉन मैकार्थी द्वारा विकसित की गई थी लिस्प। इनका नाम याद रखें, MIT इंस्टीट्यूट के जॉन मैकार्थी द्वारा लिस्ट प्रोसेसिंग या लिस्प भाषा को विकसित किया गया। MIT कहां पर है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। अनुप्रयोग की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, AI में लिस्प का उपयोग किया जाता था। फिर बारी आती है कोबॉल की। इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबॉल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। वर्ष 1959 में विकसित और अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक ग्रास हूपर द्वारा विकसित। याद रख लें, ग्रास हूपर ने विकसित की थी कोबॉल। व्यवसायिक हितों में उपयोगी, आपको बिजनेस बीच में दिख गया होगा, इससे आप सीधा कनेक्ट करें, व्यवसायिक हितों में या व्यवसायिक क्षेत्र में कोबॉल का उपयोग किया जाता था। फिर बारी आती है बेसिक की, जिसका पूरा नाम है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। वर्ष 1964 में विकसित। किसने की? जॉन जॉर्ज कैमी और थॉमस यूजीन कुर्टज ने विकसित किया। वैज्ञानिक और व्यावसायिक कार्यों में उपयोगी थी कौन सी? बेसिक। फिर बारी आती है पास्कल की। तो दोस्तों 1970 में निकोलस विर्थ द्वारा विकसित। शैक्षणिक कार्य में, आप शैक्षणिक कार्य में क्या कोशिश करते हैं? पास हो जाएं पहले कैसे भी, फिर टॉप मारने की बात आती है। जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर है सबसे पहले पास होने के बारे में जुगाड़ करेगा, फिर टॉप मारने की बाद की बात है।
तो पास्कल शिक्षण कार्य के लिए किसने? निकोलस विर्थ ने विकसित किया 1970 में। दोस्तों इसमें विशेष तथ्य में इसमें एसपीटी अर्थात स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक की सुविधा दी गई थी। किसमें? पास्कल में। फिर बारी आती है सी लैंग्वेज की। डेनिस रिची ने नोकिया बेल लैब में विकसित की थी 1972 में। सी का उपयोग सॉफ्टवेयर निर्माण में, हम चर्चाएं भी करते हैं, बोलते भी हैं। कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो? सी, सी प्लस, ये सारी सीख रहे हैं। कॉमन सेंस लगाएं, आसपास का ध्यान रखें, क्या चर्चाएं हो रही है आप उसका आंसर कर लेंगे। सी का उपयोग हम सॉफ्टवेयर निर्माण में करते हैं। किसने बनाई? डेनिस रिची ने। कहाँ बनाई? नोकिया बेल लैब में। कब बनाई? 1972 में। दोस्तों स्थान उतने आवश्यक नहीं है, आप बिल्कुल लोड ना लें उनका। किसने बनाई, किस क्षेत्र में उपयोग करते हैं, इतना इनफ है। फिर बारी आती कोमल की, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसका उपयोग दोस्तों कहां पर? शैक्षणिक कार्यों में करते हैं। और किसने बनाया था? डेनमार्क के बेनेडिक्ट लॉफस्टड और ब्रोज क्रिस्टनसन द्वारा विकसित। दोस्तों भयंकर नाम है, आप ध्यान रखें। कोमोल किसने बनाई थी? सबसे पहले तो फुल फॉर्म ध्यान रखें, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। विशेष तथ्य की बात करें तो बेसिक और पास्कल का मिला जुला रूप था। कौन सा? कोमल। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है सी प्लस प्लस की। तो दोस्तों इसका भी सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किसने बनाया था? वेजार ने स्ट्रोटस्टप ने बनाया था। दोस्तों उच्चारण आप खुद कर लेना, ठीक है। ये भी नोकिया बेल लैब के थे। सी में भी सेम था, यहां पर भी सेम है। सी भी सॉफ्टवेयर निर्माण में उपयोगी थी, ये भी है, ठीक। फिर बारी आती है जावा की। इनका नाम जरूर याद रखें, जेम्स गोसलिंग। जे फॉर जावा, जे फॉर जेम्स, ठीक। 1995 में बनाई थी। सन उतने आवश्यक नहीं है, बस आप इतना याद रखें, इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में उपयोगी है जावा, और सी प्लस प्लस का डेरिवेटिव है। इतना भी आप याद रख लें, प्रश्न आएगा। फिर बात आती है रूबे की, या रूबाय या रूबी, जो आपको पढ़ना आप उच्चारण कर सकते हैं। यहाँ देख लें, RUBY इस प्रकार से लिखा है। वर्ष 1995 यूकिहारो मात्सुमोटो के द्वारा बनाई गई। याद रखना, जेम्स गोसलिंग याद रख लें, यूकिहारा का नाम आप याद रख लें। इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग क्षेत्र में उपयोगी थी ये वाली भाषा। यह ओपन सोर्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। ऑप्शन ई आप जरूर याद रखें, जो रूबे है वो ओपन सोर्स भाषा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। तो दोस्तों फिर इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हमें चर्चा करनी है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की, ठीक। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद, वंदे मातरम।